आज तो मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है जो किरदारों के साथ नाम भी बदल जाते हैं उसके, और हर इंसान जो उनको प्यार से कहता है गोविंद नामदेव। स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। गोविंद जी, सबसे पहले शुरुआत करें कि इतना लंबा वक्फा हो गया आपको और इंडस्ट्री के अंदर, जब देखते हैं आप अपने करियर को, अपनी चीज़ों को, क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में चलता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। जो भी अभी जैसे 28 साल हो गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, इसके पहले थिएटर 15 साल से 43 साल का एक अनुभव, अच्छा बड़ा अनुभव है। और इस पूरे दौर में बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जो काम मैंने इंडस्ट्री में किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, इंडस्ट्री ने मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, और अभी तक लगातार ट्रस्ट जारी है। और जिस तरह का काम अभी आ रहा है वो पिछले कामों से बहुत ही अलग है। अलग इन द सेंस कि जो भी मैं कैरेक्टर्स अभी कर रहा हूँ, जो अभी जो लाइंड अप हैं, जितनी फिल्में मेरी, जैसे अभी 2 फिल्में 26 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही हैं। काशी इन सच ऑफ गंगा, उसमें विलन हो, एक अलग तरह का विलन हो, एक बड़ा रिच किस्म का दबंग व्यक्ति है। 26 को ही एक और रिलीज़ हो रही है दशहरा। जी। दशहरा में एक बहुत ही धूर्त किस्म का पॉलिटिशियन है, बात बात में जोक छोड़ता है, मजाकबाजी करता है, लेकिन जब वो अपनी पर उतरता है तो मन आतंक फैला देता है, सिर्फ देखते ही आतंक हो जाता है। तो ये दो फिल्में ये हैं। इमीडिएटली नवंबर में 2 और फिल्में हैं। एक प्रहलाद नैनानी की है राजा रंगीला, उसमें बहुत एग्जीक्यूटिव का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, एक कंपनी का बड़ा एग्जीक्यूटिव है। अच्छा। और फिल्म का सेंट्रल बहुत ही क्रूशल कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर। और इमीडिएटली एक और फिल्म आ रही है, उसमें हाईली पॉजिटिव, बहुत ही इमोशनल किस्म का किरदार है। एक सोशल फिल्म है, उसका नाम है टाइम नहीं है। सो ये 4 फिल्में इमीडिएटली हैं, और चारों में अलग अलग किस्म के किरदार हैं, और एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट किरदार भी हैं। तो मन में ये आता है जिंदगी कि में मतलब इतने अलग अलग किरदार आप करते आ रहे हैं। एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि आपने जो है काफ़ी लंबा वक्फा जो है आपने थिएटर में दिया, तकरीबन 15 साल। जी, तो उस टाइम पे वो जो 15 साल थे वो वक्त कैसा था? क्योंकि उस टाइम पे जब आपने थिएटर किया होगा तो पैसा भी नहीं रहा होगा उस टाइम पे थिएटर में, जी, और पैसे की तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जी। तो वो दिन कैसे थे? वो भी बड़े एक्साइटिंग रहे, क्योंकि मेन मकसद थिएटर करने का मेरा ये था कि मुझे अपने आप को मैच्योर करना है, अपने आप को तैयार करना है आगे इस करियर को बहुत अच्छे शानदार ढंग से लेके जाने के लिए। सो मेरा मेन फोकस अपने आप को तैयार करने का था, और इसमें मुझे सपोर्ट मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का। पता नहीं आपने सुना है? NSD है, NSD रंगमंडल। Yes. रंगमंडल एक उनका प्रोफेशनल ग्रुप है, जिसमें सभी ट्रेंड एक्टर्स, ट्रेंड टेक्नीशियंस, ट्रेंड डायरेक्टर्स जो भी NSD से निकलते हैं, उनको मेरिट के बेसिस पर उस ग्रुप में लिया जाता है। अच्छा। तो एक 18-20 लोगों का ये ग्रुप है, जिसका काम है अच्छे अच्छे नाटक तैयार करना, और देश विदेश में और जहाँ भी कल्चरल एक्सचेंज में, या और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं थिएटर के प्रचार प्रसार के लिए, जगह जगह जाके शोज़ करना। और बहुत ही हाईली प्रोफेशनल ये ग्रुप है, और एक से एक बढ़िया नाटक करते हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी सुविधा है जो एक्टर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें दुनिया के जो एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटीज़ हैं, जी। उनको इनवाइट किया जाता है इस ग्रुप के साथ डायरेक्ट करने के लिए नाटक। अच्छा। तो वो लगातार वो 2-2 महीने हमारे साथ काम करते हैं, हमारे ऊपर काम करते हैं, नाटक तैयार करते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस,
उनका मेच्योरिटी लेवल, उनका स्टैंडर्ड चीज़ों को देखने का, एक्टिंग को देखने का, डायरेक्शन करने का। जैसे मैंने एक प्ले किया था ओथेलो, शेक्सपियर का ओथेलो, इसमें मैंने ओथेलो का कैरेक्टर किया था। अच्छा। और जर्मनी के एक डायरेक्टर हैं फ्रिट्स बेनिविट्स, प्रोफेसर फ्रिट्स बेनिविट्स, अभी तो वो नहीं है जी। लेकिन दुनिया के तमाम मतलब दिग्गजों में से एक हो रहे, उनके साथ काम करने का मौका। इब्राहिम अलकाजी साहब, कभी आपने नाम सुना होगा? जी जी नेशनल स्कूल ड्रामा के डायरेक्टर भी थे, हमारे गुरु भी थे, जी। उनके साथ काम करने का मौका मिला। रिचर्ड शेखनर अमेरिका के हैं, वो भी दिग्गज थिएटर पर्सनालिटीज़ हैं, उनके साथ नाटक करने का मौका मिला। लेकिन इनके साथ काम तो किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि सर्वाइव कैसे करते थे? मीन्स उस टाइम पे तो पैसे की जरूरत तो होती है। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का ग्रुप था जी। तो इसमें एक छोटी सी तनख्वाह हमको मिलती थी ये काम करने कितने की। रुपए मिलते थे आपको? जब मैंने शुरुआत की तो मुझे 800 रुपये मिलते थे महीना? 832 रुपये महीना 832 रुपये आप महीना इमेजिन कर सकते हैं। कैसे फिर उसमें काम चल जाता था, महीना भर चल जाता था? अभी चलाते थे कहीं, फिर कुछ कई बार उधार तो लेना पड़ता था, उधारी के बगैर काम नहीं चलता था। नहीं चलता था। जो हमारे ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले थे तो उनसे हम ले लिया करते थे, और बाद में तनख्वाह मिलती थी तो उसमें से दे दिया करते थे। चुकता कर दिया। लेकिन वो उधारी चलती ही रहती थी, वो खत्म नहीं होती थी। तो घर वालों को कोई प्रेशर था कि भैया कब कमाओगे, कब इस अपने पैरों पे खड़े हो गए? एक वो प्रेशर था, उसकी वजह से ही फिर हम वहाँ से छोड़ के यहाँ बॉम्बे आए। तो आपको पहली फिल्म मिली शोला शबनम? शोला और शबनम से पहले एक फिल्म मिली थी सरदार पटेल, अच्छा। केतन मेहता की, वो उन्होंने दिल्ली में कास्ट किया था हमको। जब मैं यहाँ आया जी 90 में, तो विद इन 3 मंथ्स मुझे वहाँ से कॉल आ गया कि दिल्ली में ये कास्टिंग हो रही है, केतन मेहता साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो फिर हम इस तरह से दिल्ली पहुँचे, उन्होंने मुझे कास्ट किया। वो फिल्म बनने में तकरीबन बनने से लेके रिलीज होने में 4 साल लगे। लंबा टाइम हो गया। उसके दौरान मुझे ये शोला शबनम मिली। अच्छा। और शोला शबनम मिली और वो जल्दी तैयार भी हो गई और जल्दी रिलीज भी हो गई। सो पहली फिल्म जो मेरी रिलीज हुई वो थी शोला शोला शबनम। शबनम। पैसे याद है कितने मिले थे आपको पहली फिल्म के हिसाब से? 2 टुकड़ों में मुझे मिले थे, एक बार 2000 मिले थे, एक बार 8000 मिले थे। अरे चलिए, कहाँ 800 कहाँ 10,000। अच्छा, तो बॉम्बे जब आए तो बॉम्बे में भी मतलब सरवाइव करना आसान था? क्योंकि यहाँ पे तो ज़मीन आसमान का फर्क है, महंगाई में हमेशा से रहा है। तो यहाँ पे कैसे रहा आपका सर्वाइवल? हम कॉन्फिडेंस लेके आए थे कि काम तो करेंगे, थिएटर में भी काम करेंगे और फिल्म में भी काम करेंगे, लिखेंगे भी, टीचिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। फैमिली के साथ आए थे। अच्छा। फैमिली के साथ आए थे, 2 बच्चों को लेके आए थे। सो और मुझे ये कॉन्फिडेंस भी था कि जैसे ही मुझे एक काम मिलेगा, उस काम के सहारे मुझे 1-2 काम और मिल जाएंगे। सो ईश्वर ने भी साथ दिया। यहाँ आने के 3 महीने के तुरंत बाद मुझे एक पहली फिल्म केतन मेहता की मिल गई। उसकी शूटिंग के दौरान मुझे शोला और शबनम मिल गई। शोला शबनम के दौरान मुझे बैंडिट क्वीन मिल गई। बैंडिट क्वीन के तुरंत बाद मुझे प्रेम ग्रंथ मिल गई आपकी फिल्म की जी। और प्रेम ग्रंथ जब रिलीज़ हुई जी। उस हफ्ते के अगले हफ्ते में 4 बड़ी कमर्शियल फिल्म मैंने साइन की। अच्छा। सो तब से लेके अब तक ये फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? वैसे देखा जाए तो आपको बैंडिट क्वीन का जो कैरेक्टर था वो भी सबके जहन में छपा हुआ है। जी। वो भी एक लैंडमार्क, आपके बोले आपकी ज़िंदगी का एक लैंडमार्क है। जी। तो अच्छा, हमने सुना शेखर कपूर साहब जो है, इनको थिएटर आर्टिस्ट बड़े पसंद है। जैसे मनोज बाजपेयी ने जैसे बताया था कि शेखर कपूर नहीं, उनको और सबको लेके आए थे बॉम्बे की, बॉम्बे चलो फिल्म करो, थिएटर कब तक करते रहोगे? उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही शानदार। अब तक के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक रहे हैं हमारे। बहुत ही मतलब वो इतनी तीक्ष्ण दृष्टि है उनकी कि एक एक्टर कितना कर सकता है ये उनको अंदाज़ा हो जाता था, और कितना अभी किया है और कितना बाकी है इस बात का अंदाज़ा हो जाता था। तो जो वो तब तक वो उसके साथ रिहर्सल्स और डिस्कशंस और
उसके इम्प्रोवाइजेशंस कराते थे जब तक उसका 100% नहीं आ जाता। इसका जीता जागता सबूत बैंडेड क्वीन है। बैंडेड क्वीन में 100% सभी आर्टिस्ट थिएटर के थे। जी और थिएटर वालों को फिल्म एक्टिंग का कुछ अंदाज़ा होता ही नहीं, वो अपने बहुत थिएट्रिकल स्टाइल में रहते हैं। ये है कि उनको किस तरह से कैरेक्टर को बनाना है, किस तरह से उसकी कैरेक्टराइजेशन करनी है, किसी इमोशन को किस तरह से देना है, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन कैमरे के लिए बिल्कुल नए थे हम सब लोग जी। लेकिन उन्होंने बार बार रिहर्सल करा के, इम्प्रोवाइजेशंस करा के, उस लोकेशन पर जाके घुमा के लोगों को घुमाया, वहाँ रहने के लिए टाइम दिया और बिल्कुल एक फैमिली के तरह एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिन भर शूटिंग करते थे। शूटिंग से आते थे, खाना ना खाते थे और नेक्स्ट डे जो सीन्स होने वाले जी उसके एक्टर्स को बुला के उनके साथ रिहर्सल करते थे 12-1 बजे रात तक। अच्छा। और जब पूरा तैयार हो जाता था तब जाके सब सोने के लिए जाते थे और फिर दूसरे दिन सेट पर वही सीन हम शूट कर लेते थे। सो कितना मतलब एक प्रोफेशनल। कभी कभी जिंदगी में मतलब यहाँ आने के बाद आपको फिल्में बहुत मिली, नहीं कभी आपने कोई लो फेज देखा यहाँ पे मुंबई में? एक फेज आया था जब मैंने ये शोला शबनम की फिल्म हिट हो गई। जी। हिट हो गई, मेरे कैरेक्टर को बहुत पसंद किया लोगों ने। सो उसके बाद जो भी मुझे ऑफर आता वो इंस्पेक्टर का रोल के लिए आता। और उसके पहले मैंने इस तरह की काफ़ी कहानियाँ सुनी थी कि ये एक ब्रैकेट में फंसा देते हैं यहाँ के प्रोड्यूसर्स और फिर उससे बाहर निकलने नहीं देते हैं, उसी तरह का रोल देते हैं। जगदीश राज हमारे सामने एग्जाम्पल थे जी जी, जिन्होंने सिर्फ इंस्पेक्टर के ही रोल किए। राइट। और शूटिंग के दौरान एक बार हम लोग शोला शबनम की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही इसमें स्टूडियो में बैठे शूटिंग कर रहे थे जी। तो मेरे साथ महावीर शाह थे जो मेरा एक दूसरा इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे, अगर आपने फिल्म देखी। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे बैठे बैठे महावीर ने कहा कि तो पता है 25वीं फिल्म है मेरी एज इंस्पेक्टर, कोई मुझे दूसरा रोल देता ही नहीं। तो मैं एकदम से चौंका कि यार ये क्या। तो फिर मैंने डिटेल में बात की उससे और डिटेल में बात करने के बाद मुझे लगा कि जिस तरह के काम करने के लिए मैं आया हूँ या जिस एक अच्छी इज्जत छोड़ के आया मैं दिल्ली से, मैं यहाँ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से वो मेरी इज्जत कम हो या लोगों को ये कहने का मौका मिल जाए कि यार ये काम करने के लिए गए थे आप दिल्ली से इतना सब कुछ छोड़ के। सो मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ है और मैंने उसी समय तय किया कि मुझे इंस्पेक्टर का रोल नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो, आगे नहीं करूँगा। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और हर बार मुझे इंस्पेक्टर का रोल ऑफर हुआ और मैं सबको मना करता गया। अच्छा। सब मना मतलब महेश भट्ट, जीपी सिप्पी, राजन कोठारी, तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने कहा सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे इंस्पेक्टर का रोल नहीं करना, कोई और दूसरा रोल हो तो मुझे बता दो, मतलब मैं टाइप हो जाऊँगा। हाँ मैंने उनको बताया कि मैं इंस्पेक्टर का रोल नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल फंस जाऊँगा और मुझे उसमें से निकलने में बहुत मुश्किल होगी। तो लोगों को लगा यार कि कैसा ये भी नया नया आया है, बड़े तेवर दिखा रहा है। तो लोगों ने फिर मुझे अप्रोच करना ही बंद कर दिया। अरे तो वो एक फेज़ आया था 1-1.5 साल का। 1-1.5 साल का? 1.5 साल का था। लंबा था। मतलब मैंने ठान रखा था कि मुझे करना नहीं। अच्छा। इंस्पेक्टर के रोल, और लोगों ने ठान रखा था कि इंस्पेक्टर के रोल दूसरा देना नहीं। तभी फिर मुझे बैंडेड क्वीन मिली। अच्छा। तभी उसकी वजह से फिर मैंने एक सीरियल एक्सेप्ट किया, सिर्फ ये प्रूव करने की दृष्टि से कि लोगों को मालूम भी पड़े कि मैं इंस्पेक्टर के अलावा भी कुछ और कर सकता हूँ। तो वो सीरियल कौन सा था आपका? परिवर्तन नाम का एक सीरियल। अच्छा। भरत रंगाचारी, अगर आपने नाम सुना। जी जी बिल्कुल। वो बहुत अच्छे फिल्म मेकर भी थे। एग्जैक्टली। और उन्होंने ये प्लान किया सीरियल और उन्होंने मुझे याद किया। उस समय मैं 38 ईयर्स का था और ये कैरेक्टर 64 ईयर्स का था।
तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इस तरह से मैं एक सीरियल प्लान कर रहा हूँ और ये रोल है फैमिली का हेड, मतलब मेन कैरेक्टर पिलर है सीरियल का, करोगे क्या? तो मैं कहा मैं कल बता देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। जी। तो फिर रात भर सोचा, अपनी पत्नी से मैंने डिस्कस किया और फिर हमने निर्णय लिया कि करना चाहिए, कम से कम लोगों को मालूम पड़े कि हम इस तरह की कुछ और भी कैरेक्टर्स कर भी सकते कर सकते हैं। और बोलो मैंने एक्सेप्ट किया और वो हिट हुआ वो सीरियल, जो टीवी का था वो। और आपका कैरेक्टर के और साथ उसके साथ साथ फिर मुझे बैंडेड क्वीन मिली और वो फिर सब कुछ साथ 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 चल साथ पड़ा। चलता था। आपके खैर कैरेक्टर भी कमाल के हैं, चाहे वो विरासत का हो, जी। जो विरासत का भी कैरेक्टर भूला नहीं जा सकता। सत्या, सत्या, सरफरोश, सरफरोश, कच्चे धागे, जी। गॉड मदर, इंस्पेक्टर रोल आपने बाद में किए, लेकिन माय अपनी गॉड, शर्तों पे किए। अपने हिसाब से किए। और वांटेड में भी आपने कॉप का जैसे किरदार किया, जैसे 50 फिल्में की तो फिर मैंने एक कॉप कर कॉप दिया। का किया। वांटेड जैसी बड़ी फिल्म हो वांटेड गई। वांटेड की, गोविंद निहलानी की, तक्षक भी की थी। तक्षक की आपने, राइट। 3 फिल्में की मैंने मेन, और एक कच्चे धागे। कच्चे धागे, राइट राइट। और तीनों आप देखो तो मीठी कैरेक्टर, जी जी जी। फिल्म के मेन कैरेक्टर। हमेशा ऐसा क्यों ज़्यादातर दिखाते हैं कि कॉप जो है वो करप्ट होते हैं? मतलब नॉर्मली आपने पूछा नहीं किसी से ऐसा क्यों दिखाते हो? ये क्या है कि कोशिश तो यही होती है कि सोसाइटी में जो हो रहा है वो ही दिखाया जाए, फिल्मों में दिखाया जाए, और ऐसा बहुत होता है। वही चीज़ है। सोसाइटी की आपने बात की ना, सोसाइटी जैसे आप जाहिर से एक्सपीरियंस आदमी है इंडस्ट्री के, जैसे मी टू कैंपेन स्टार्ट हुआ अमेरिका में, तो आपको लगता है कि यहाँ भी मतलब कि हिम्मत, क्या कैंपेन? मीन्स सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ जो अमेरिका में जो हीरोइनों ने जो आवाज़ उठाई अपनी, जी, जी। खुल के सामने आई, बहुत बड़ा स्टेप लिया उन्होंने। जी। आपको लगता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान, हर आदमी बोलता है होता हर जगह पे है हरेसमेंट जो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है डरते हैं लोग सामने आने से कि कहीं ऐसा ना फिल्म छूट जाएगी, फिल्में नहीं मिलेंगी? इसी डर की वजह से तो ये सब होता है, पूरी दुनिया में होता है, इसी वजह से होता रहा। अब चूंकि वहाँ सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अब सभी जगह लोगों ने इस तरह से, मतलब स्पेशली लेडीज़ ने, एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आई है, जी। और लेडीज़ ने महसूस किया है कि यस वी आर ऑल्सो पावरफुल, और हमको खड़ा होना चाहिए। तो अभी अमेरिका में अभी ऐसा ही, इस तरह की बातें यहाँ भी हो रही हैं। और खोल के सामने कोई नहीं आता है ऐसा, आप क्या मानते हैं कि मतलब इसलिए कि भाई फिल्में हाथ से निकल जाएंगी, प्रोडक्शन हाउस निकल जाएंगे बड़े बड़े? ये डर तो इसी डर की वजह से ये होता है, लेकिन बीच बीच में हमारे हीरोइंस ने भी ये बात जाहिर की है कि इस तरह से होता है, जो कि बंद होना चाहिए और लोगों को खड़ा होना चाहिए। अभी वो सब तरह की बातें धीरे धीरे उभर के आ रही हैं, बाहर निकल के आ रही हैं। हमारे हीरोइंस ने भी, और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी लेडीज़ ने महसूस किया कि यस हम बोल सकते हैं। जब आप देखते हैं हरेसमेंट हो रहा है तो आप क्या सोचते हैं? मतलब आप चाह के भी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, या आप कहीं पे रिएक्ट करते हैं? हम तो रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल। अपने सामने हम इस तरह का किसी के ऊपर अत्याचार होते नहीं देख सकते, हम कभी चूकते भी नहीं हैं और ना आगे चुकेंगे, ये हमारे स्वभाव में ही नहीं है। कोई इंसिडेंट ऐसा? चाहे भले ही हमारा 10 काम हाथ से निकल जाए। अच्छा, कभी कोई मेरे सामने ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, कोई इंसिडेंट आपके सामने ऐसा हुआ नहीं? हुआ नहीं। शायद लोग जानते हैं कि मेरे सामने ऐसी बातें हो नहीं सकती हैं, इस वजह से मेरे सामने करते नहीं हैं ना, ये भी हो सकता है। इंडस्ट्री में कहते हैं कि यहाँ पे ना दोस्ती यारी बहुत चलती है, आपकी दोस्ती यारी यहाँ पे किससे है? मतलब एक ग्रुप चलता है और दोस्तों के साथ इंडस्ट्री वैसे ही आगे बढ़ती है, आपका भी कोई ग्रुप है दोस्ती यारी का? ना तो ग्रुप है, और नॉट ए सिंगल पर्सन जिसको मैं दोस्त कह सकूं, जो एक यारी दोस्ती वाली बात। हो सकता है कि शायद जितनी डिग्री में दोस्ती यारी की मतलब महसूस करता हूँ कि होना चाहिए, उतनी दिखती नहीं है, इस वजह से है नहीं। अब वैसे सब लोग, हम लोग मिलते हैं, अनुपम खेर हैं, अनंत देसाई हैं, ये सब हमारे, करण राजदान हैं, हमारे साथ के लोग हैं, और हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से मिलते हैं, लेकिन वो यारी दोस्ती और ग्रुप वाली बात नहीं है।
और जब अब कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो हम सब खड़े हैं एक दूसरे के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन टाइम ही नहीं होता मिलने दूसरे का, मिलने और का वो एक जो यारी दोस्ती वाली बात वो नहीं है, वो नहीं हो पाती है। वो नहीं है। चलते चलते पूछेंगे आपसे, आपने खान के साथ भी काम किया है, कैसा रहा उनको उन लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? नहीं कुछ अलग नज़र आता है उनके साथ काम बहुत ही करना? अलग, मतलब वो अगर वो हैं इंडस्ट्री में टॉप के स्टार्स तो बजे हैं। अब जैसे शाहरुख के साथ मैंने की वो फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, मैंने देखा वो व्यक्ति कैसे काम करता है। मतलब मजबूरी है कि उसको 2-3 घंटे सोना पड़ता है, हर समय काम करता है। सुबह से लेके जब हम लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि दूसरे दिन उनको मद्रास जाना था, कोई अवार्ड फंक्शन था, कुछ होकर दूसरा वो था। तो दिन भर शूटिंग की, तकरीबन 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक शूटिंग की। उसके बाद डिनर विनर किया सबके साथ, हम सब डिनर विनर करके उसके बाद तो कंप्यूटर पर बैठे और सुबह 5:30-6 बजे तक सारा प्लान किया कि कल क्या होगा, क्या कैसे होगा, कैसे होगा, जब मैं नहीं हूँगा तो क्या होगा, कौन कौन से शॉट्स होंगे, कौन कौन से शॉट्स अवॉइड किए जाएंगे जो बाद में होंगे। सुबह का किया और उसके बाद पता है 8 बजे की कोई फ़्लाइट थी, 8 बजे की फ़्लाइट से निकल गए। वहाँ से फंक्शन करके रात को लौट के आए, रात को लौट के आए और सारा सब वो लिया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या होगा, इसके लिए तकरीबन 1-1:30 बजे तक रात तक वो काम कर रहे थे। काम कर रहे थे। वर्कहोलिक रियल में, वर्क मतलब मैंने देखा कि यार ये होता है वर्कहोलिक होना, पागलपन, काम के लिए पागलपन, एग्जैक्टली। परफेक्शन के लिए पागलपन। और सलमान के साथ का सलमान का अपना एक अंदाज है, वो कुछ नैसर्गिक है उसके साथ। सब हमारे साथ तो बहुत ही मतलब ज़्यादा ऐसा महसूस नहीं कराते वो कि कोई बहुत बड़े स्टार हैं। और जब करते हैं तो सब अच्छे मिलजुल के रिहर्सल करके हम डायलॉग 2-3 बार करके, पहले ऐसा नहीं दिखता कि कुछ रिहर्सल में नहीं दिखता कि कुछ स्पार्क आ रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे डायलॉग, और जैसे सीन मतलब कैमरा ऑन होता है और जैसे कोई दूसरा ही व्यक्ति हो जाता है, कैरेक्टर हो जाता है। और देखने से ऐसा नहीं लगता कि उनके वो इतनी चपलता, इतना स्मार्टनेस है फिजिकली, लेकिन जब वो शॉट आता है और शॉट में रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ऐसे शॉट्स देखे मैंने, माय गॉड ये कैसे, मतलब स्टंट करते हुए देखा मैंने जी। ऐसे ऐसे जंप करके ऐसे उड़े और किक मारी और धड़ाम से आराम से गिरे, आराम से उठ गया। मतलब अनबिलीवेबली उन्होंने जितना भी मैंने काम किया साथ में, हर बार कुछ ना कुछ इस तरह के देखा और लगा कि यार वाकई यस स्टार है तो उसका पीछे कोई वजह है। हाँ, पीछे वजह है। स्टार तो खैर चाहिए, आप भी बहुत बड़े हैं, इसमें क्वेश्चन में जनता को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, और हम गोविंद जी यही दुआ करेंगे आपको ये सफ़र जो है ऐसे ही आगे चलता रहे, जारी रहे। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने दर्शकों से कि प्लीज़ 26 तारीख को जो 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, काशी और दशहरा, वो देखने ज़रूर आएँ। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि आपको मैं मायूस नहीं करूँगा, आप पूरी तरह से एंटरटेन करूँगा। दोनों फिल्में हिट होने वाली हैं, ये मेरा इंट्यूशन है कि दोनों फिल्मों का टेम्परामेंट जोनर अलग है, लेकिन दोनों फिल्मों में इतना पावर है कि पब्लिक को बांध के रखेगा। इसमें क्वेश्चन नहीं। इसके बाद नवंबर में मेरी 2 और फिल्में जो रिलीज़ हो रही हैं वो भी ज़रूर देखें, आपको आनंद मिलेगा। नहीं, आपकी फिल्में दर्शक देखते ज़रूर हैं और उनको पता है कि गोविंद नामदेव जी अगर फिल्म में हैं, कोई कैरेक्टर लेके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। हमसे बात करने बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।